So now let's discuss question number 8 from HCS GS paper 1 examination and understand how to go about it. How can we structure a good answer to this particular question? Now the first thing is to understand what exactly the examiner is asking you here. तो सबसे पहले हमें इस question को decode करना होगा. सबसे पहले let's read the question. Well, the question says that explain the phenomena of cloudburst and analyze the reasons for the increasing frequency in mountainous regions. Now, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टिव वर्ड्स को ढूंढना होगा. आपको यहां पे पहला डायरेक्टिव वर्ड मिलता है एक्सप्लेन. Where the examiner is asking you, explain the phenomena of cloudburst. This is your first directive. This basically means that you have to explain what a cloudburst is and how it is formed. कैसे क्लाउडबर्स्ट क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है, जो बेसिक फिनोमिना है क्लाउडबर्स्ट का, अपने क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपको इससे एड्रेस करना है. उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको एक और डायरेक्टिव मिलता है जहां पे एग्जामिनर आपको कहता है एनालाइज द रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन माउंटेनियस रीजन्स. तो यहां पे here the examiner expects that you have to discuss the factors which are responsible for the rising number of cloudburst events especially in the mountainous regions. तो यहां से हमें दो बातें समझ में आ गई कि ये जो आंसर है इसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स बनेंगे. पहले पार्ट में आपको क्लाउड बर्स्ट के फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है और दूसरे पार्ट में आपको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जो हमें माउंटेनियस एरियाज में क्लाउड बर्स्ट की देखने के लिए मिल रही है उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या रीजंस हैं, उन्हें हमें एनालाइज करना होगा. नाउ बिफोर डिस्कसिंग और बिफोर डायरेक्टली जंपिंग टू हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड बिल्ड आवर बेसिक कॉन्सेप्ट. एंड when we have to build a basic concept, तो इससे पहले कि हम सीधा क्लाउड बर्स्ट की बात करें, we have to first understand कि हमारे माउंटेनियस एरियाज में रेनफॉल किस प्रोसेस से होती है. how do rainfall happens in the mountainous areas and why do mountains they receive more rainfall than the plains. तो वो कौन सा फिनोमिना है. तो ज्योग्राफी की क्लासेस में you read about a phenomena which is called as ओरोग्राफिक रेनफॉल. तो हमारे पास जिस प्रोसेस से माउंटेनियस एरियाज में बारिश होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ओरोग्राफिक रेनफॉल. सो अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास सपोज करें दिस इज वन माउंटेन, ठीक है, और यहां से एक मॉइस्चर लेडन विंड जो है, पूरी ऐसी एयर जिसमें भर भर के मॉइस्चर है, वार्म एयर है, वार्म एयर होने की वजह से काफी ज्यादा वाटर वेपर्स को इसने होल्ड किया हुआ है, ये यहां से पास कर रही थी. लेकिन बीच में क्या आ गई, बीच में आ गई आपकी माउंटेन. नाउ माउंटेन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर. अब यहां से इस माउंटेन को चीरते हुए तो हवा आगे नहीं निकल पाएगी. नाउ द माउंटेन इज एक्टिंग एज अ बैरियर. तो इससे क्या होता है, द माउंटेन फोर्सफुली लिफ्ट द एयर अप. तो माउंटेन की वजह से आपकी जो एयर है वो फोर्सफुली राइज करना शुरू कर देती है ना. एक कॉन्सेप्ट हम ज्योग्राफी में ये जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एयर इस माउंटेन स्लोप के अराउंड राइज करेगी वैसे वैसे हमारी एयर का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होता जाएगा. वो जो वार्म एयर है वो ठंडी होती जाएगी, कूल डाउन होती जाएगी जैसे जैसे वो राइज करेगी. एंड विद राइजिंग एक पॉइंट ऐसा आएगा दैट अब जो वाटर वेपर्स आपके वार्म एयर में प्रेजेंट थे वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे. और जब वाटर वेपर्स कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन होती है, तो आपके पास यहां पे क्लाउड्स बनते हैं और इन क्लाउड्स की वजह से माउंटेन्स में आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलती है. इस फिनोमिना में हमें दो साइड्स कॉन्ट्रेरी मिलेंगी. वन इज योर विंडवर्ड साइड एंड द अदर वन इज योर लीवर्ड साइड. वो एरिया जहां पे आपकी मॉइस्ट एयर फोर्सफुली राइज करती है, राइज करते करते कूल डाउन हो जाती है, कूल डाउन होने की वजह से कंडेंसेशन करती है, क्लाउड्स बनाती है और यहां पे रेनफॉल होती है. तो जिस एरिया में रेनफॉल है और आपकी जो विंड है वो राइज करती है, एयर राइज करती है, उस साइड को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड और यहां पे रेनफॉल होती है. लेकिन अब क्या हुआ,
जितना मॉइस्चर इस एयर के पास था वो राइज होकर यहाँ पे कंडेंस कर गया और इस एरिया में आपको रेनफॉल देखने के लिए मिली। अब जब ये एयर यहां से ऑन द लीवर्ड साइड डिसेंड करेगी तो अब इसके पास मॉइस्चर नहीं है। नाउ दिस इज कंपैरेटिवली ड्राई एयर और ड्राई एयर होने की वजह से यहां पे रेनफॉल नहीं होगी। तो आपका जो लीवर्ड साइड है वो एक रेन शैडो एरिया बन जाता है, वहां पे रेनफॉल नहीं होती। और विंडवर्ड साइड जहां पे आपकी जो एयर है वो राइज करती है, कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश आती है, विंडवर्ड साइड पे आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे कि माउंटेनियस एरियाज में रेनफॉल होती है। अब अगर हम बात करें कि माउंटेन्स में इतनी हैवी रेनफॉल क्यों हो रही है, सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। प्लेन्स में आपको कोई ऐसा फिजिकल बैरियर नहीं मिलेगा जो फोर्सफुली आपकी एयर को राइज करवाए। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज में प्लेन्स के कंपैरिजन में ज्यादा बारिश है। क्यों? बिकॉज ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं जब ये हिमालयाज की तरफ जाते हैं, हिमालयाज द माउंटेन्स दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, एक नेचुरल बैरियर के जैसे एक्ट करते हैं एंड द एयर कैन नॉट पास थ्रू इट। तो क्या करना पड़ता है, एयर इज फोर्स टू राइज अबव, वो स्लोप को फॉलो करते हुए राइज करती है और जब राइज करती है जो अपलिफ्ट होता है। अब हमें ये पता है कि जैसे जैसे एयर राइज करती है व्हाट हैपेंस, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करता है, इट डिक्रीजेस। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है तो हमारी जो एयर है वो एक्सपैंड करती है। पहले प्रेशर है, हमारी सरफेस के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन जैसे जैसे आपकी एयर राइज करती है, आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से एयर एक्सपैंड करती है, एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग होती है एंड दैट कूलिंग लीड्स टू कंडेंसेशन और उस कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनते हैं एंड दिस इज द प्रोसेस जिससे आपको माउंटेन्स की विंडवर्ड साइड पे रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। Now, once this concept is clear to us, the basic is clear to us, now understand कि जब हम cloud burst की बात करते हैं, cloud burst is basically an extreme event। ये एक ऐसा इवेंट है जहां पे एक लोकलाइज्ड एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होती है एंड वो रेनफॉल इतनी हैवी होती है जिससे कि आपको एकदम से फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और काफी सिवियर जियोमॉर्फिक चेंजेस भी माउंटेनियस एरियाज में मिल जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल नहीं है। क्लाउड बर्स्ट इज एक्सट्रीमली इंटेंस और इसकी खास बात यह है दैट इट इज कंसेंट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया। एक बहुत ही स्मॉल एरिया में कंसेंट्रेटेड फॉर्म में जब हैवी रेनफॉल होती है एंड दैट टू फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तीन चीजें, इंटेंस एक्सट्रीम रेनफॉल, concentrated over a very small area and it occurs within very short duration, that phenomena is called as cloud burst। ना क्योंकि हमारी जो माउंटेन वैलीज हैं वो बहुत स्टीप होती हैं, नैरो होती हैं, तो जब बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक बहुत ही स्मॉल एरिया में हैवी रेनफॉल होती है तो उससे जो वाटर है वो डाउन द हिल बहुत रैपिडली फ्लो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, डेब्रीज का फ्लो आता है पहाड़ों से और मेजर चेंजेस भी हमें लैंडस्केप में देखने के लिए मिलते हैं। Which is why we say that the cloud bursts are dangerous. They are dangerous in Himalayan regions. So if we have to define cloud burst, so we say that a sudden rainfall which exceeds 100 mm per hour. अब ये जो 100 mm per hour है ये क्या दिखा रहा है? Heavy rainfall in short duration of time over a small area which is generally 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो एरिया होता है जहां पे एक घंटे में 100 mm से ज्यादा रेनफॉल 20 to 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के आसपास अगर आती है, उस इंटेंस इवेंट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज क्लाउड बर्स्ट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं? लोकलाइज्ड, इंटेंस एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। डो नॉट कंफ्यूज a widespread heavy rainfall with cloud burst. No, cloud burst affects only a small areas. एक small area में short time के अंदर जब enormous rainfall होती है, that phenomena is called as cloud burst. Clear हो गया? Cloud burst होता क्या है ये clear हो गया। Now, if we have to understand कि ये phenomena कैसे develop करता है, ये कैसे form होता है, तो step by step समझते हैं। We have already understood
कि ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होती है, यहां पे भी वही सिचुएशन है। पहले फिनोमिना में आपको ओरोग्राफिक अपलिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं मॉनसून सीजन की, तो इस टाइम पे हमारा जो हिमालयाज है, यहाँ पे अरेबियन सी ऑफ बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्ट एयर है वो हिमालयाज के पास पहुंचती है। अब क्योंकि हिमालयाज, द माउंटेन्स, दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, दे ट्राई टू ब्लॉक द पाथ ऑफ द एयर, तो एयर को क्या करना पड़ता है, इट इज फोर्स्ड टू राइज along the slope, और इस राइज को हम क्या कहते हैं, दिस राइज इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिक लिफ्ट। एंड नाउ वी नो कि जैसे जैसे एयर राइज करती है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम आपको कहां पे फील होगा, सरफेस पे फील होगा। अर्थ के सरफेस पे पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है। जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करते हो, प्रेशर डिक्रीज करता है। अब जब प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो आपकी जो वार्म एयर है वो एक्सपैंड कर जाती है, एक्सपेंशन की वजह से वो कूल डाउन हो जाती है। एंड वी रीड इन आवर क्लासेस कि हमारी जो वार्म एयर होती है, क्योंकि वो काफी एक्सपैंडेड, हमारे पास उसके अंदर जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, इट कैरीज मोर मॉइस्चर। वेर एज जो कूलर एयर होती है वो अपने आप में डेंसर होती है, और डेंसर होने की वजह से वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती। तो क्योंकि आपकी एयर राइज की, राइज करते हुए एयर कूल डाउन हुई, एयर कैन नॉट होल्ड मच मॉइस्चर, तो जो एडिशनल, जो एक्सेस मॉइस्चर है उसकी क्या होनी शुरू हो जाती है, कंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, और क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं। वो वाटर वेपर टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, कंडेंस करके दे फॉर्म अ ह्यूज क्लाउड विच इज कॉल्ड एज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, इट इज अ डार्क क्लाउड जो कि आपको ये शो करता है कि बहुत इंटेंस कंडेंसेशन वहां पे हो रही है। तो ये जो बड़े बड़े क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपको दिखते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थंडरस्टॉर्म एंड इंटेंस रेनफॉल। तो यहां तक क्लाउड्स बन गए। अब क्या होता है, नॉर्मली रेन फॉल्स एज सुन एज द ड्रॉपलेट्स आर लार्ज इनफ। जैसे ही ड्रॉपलेट का साइज जो है वो इतना बड़ा हो जाता है कि अब ग्रेविटी को वो रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में जैसे ही ड्रॉपलेट बड़ी होती है, रेनफॉल शुरू हो जाता है। लेकिन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में क्या होता है, लगातार आपके पास अप ड्राफ्ट्स आ रहे होते हैं, और उन अप ड्राफ्ट्स की वजह से हमारी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो और ऊपर चली जाती हैं, दे आर पुश्ड अपवर्ड्स। कहा तो उन्होंने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके नीचे आकर बारिश करनी थी, लेकिन क्योंकि क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स में इतना स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट चल रहा होता है, तो जो मॉइस्चर है वो लगातार अपवर्ड्स मूव करता रहता है, और आपके क्लाउड्स जो हैं वो और बड़े, एंड आपकी ड्रॉपलेट्स और बड़ी और हेवियर होती रहती हैं। इवेंचुअली जब ग्रेविटी पूरी तरीके से इसको डोमिनेट कर देगी कि अब ये जो क्लाउड है इसमें इतना मॉइस्चर है, इतनी इतनी आपकी रेन ड्रॉप्स हैं कि अब ये ग्रेविटी को अपोज नहीं कर सकता, तो उस केस में जो अनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर है जो इस क्लाउड में स्टोर था, वो एकदम से रिलीज होता है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपके पास जो वाटर है वो फॉल करता है इन द फॉर्म ऑफ इंटेंस रेनफॉल। दैट इवेंट इज कॉल्ड एज क्लाउड बर्स्ट। सो जस्ट इमेजिन, एक बलून है, आप उस बलून में कंटिन्यूसली वाटर भरे जा रहे हैं, कंडेंसेशन करवा करवा के वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें डाले जा रहे हैं। फॉर सम टाइम दैट बलून विल होल्ड द वाटर, लेकिन एक बार जब एक लिमिट रीच हो जाएगी, इट विल बर्स्ट सडनली, और पूरा का पूरा जो वाटर है वो एकदम से बाहर आएगा। सिमिलरली cumulonimbus clouds were storing a large amount of moisture before it, it cannot hold it any longer against gravity, और एकदम से जब वो abruptly release होता है, that event is called as cloud burst. So this is what you're supposed to write, you're supposed to draw and show the how the cloud burst develops, और कैसे यहां पे हमारे पास इंटेंस रेनफॉल होती है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, तो क्लाउड बर्स्ट का मेन फीचर क्या है, इट इज हाईली लोकलाइज्ड। लोकलाइज होने के साथ साथ इट इज एन एक्सट्रीमली इंटेंस रेनफॉल, शॉर्ट लिव्ड होती है, और इससे बहुत सीवियर इंपैक्ट ट्रिगर हो सकते हैं। इट इज केपेबल ऑफ ट्रिगरिंग फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड डेब्रीज फ्लो। Rain itself lasts only for a short period of time, but the consequences of cloudburst, they continues for days and weeks. So we have many examples in the recent past. Kedarnath 2013,
एक्सट्रीम रेनफॉल होती है अपर मंदाकिनी बेसिन में, जिससे कि वहां पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं एंड देयर वाज मैसिव डिस्ट्रक्शन अराउंड केदारनाथ. देन अमरनाथ केव 2022 लोकलाइज्ड क्लाउड बर्स्ट आता है, सडन फ्लडिंग होती है एंड देयर वाज मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज. Then in Himachal 2023, several cloudburst events happened which triggered landslides, low roads damage हो गई, bridges damage हो गए. It even disrupted the connectivity of the entire state. So now, did you notice one pattern over here? ये जो examples हमारे पास हैं, there's a common pattern. All of these events occurred in the fragile mountain environments, जहां पे steep slopes हैं, जिससे कि intense rainfall का जो impact है वो और भी ज्यादा amplify हो जाता है. So now, after understanding the phenomena of cloudburst and seeing the recent examples, हमें खुद पता चल रहा है कि yes, mountainous regions में cloudburst आते हैं और आजकल क्या हो रहा है कि इनकी frequency भी increase हो रही है. Now, answering the second part of the question, to understand the reasons for increase in frequency of the mountainous region, तो यहां पे सबसे बड़ा reason है हमारा climate change. ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर रहा है. हमारी जो वार्म एयर होती है वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है. फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द एटमॉस्फेयर कैन होल्ड 7% मोर मॉइस्चर. तो मतलब एटमॉस्फेयर एक स्पॉन्ज है, वो जितना वार्म होता जाएगा स्पॉन्ज उतनी बड़ी होती जाएगी और उस स्पॉन्ज में उतना वाटर वेपर को वो होल्ड कर पाएगी, उतने ही वाटर को वो स्टोर कर पाएगी. और जब कंडीशंस फेवरेबल होगी वो सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर आप स्क्वीज आउट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम इंटेंस रेनफॉल. दिस इज वन ऑफ द रीजन. क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एटमॉस्फेयर का एडिशनल मॉइस्चर को होल्ड करना इज वन रीजन जिससे हमें इंटेंस रेनफॉल के इवेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं. नेक्स्ट वन इज द राइजिंग हिमालयन टेम्परेचर्स. हिमालयस आर वार्मिंग फास्टर देन एनी अदर रीजन्स, जिससे कि यहां पे ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, स्नो का मेल्ट होना एक्सेलरेट हो चुका है. ज्यादा मेल्टिंग होना मतलब जितना ज्यादा आपके पास ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो मतलब उतना ही आगे चलकर मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा है, उतनी ही ह्यूमिडिटी बढ़ रही है. जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी मतलब जितना आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा इंटेंस क्लाउड फॉर्मेशन होगी और जिसकी वजह से इंटेंस रेनफॉल हो सकती है. एंड देन देयर इज अ नेचुरल फिनोमिना. आपके जो हिमालयस हैं, these are young fold mountains, these are world's youngest and steepest mountain ranges. तो यहाँ की टोपोग्राफी ही ऐसी है जो कि एयर को, मॉइस्ट एयर को फोर्सफुली राइज करवाती है. देयरफॉर यहाँ पे आपको काफी इंटेंस रेनफॉल देखने के लिए मिलती है. और ये जो बाकी फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर का राइज, ये इस इवेंट को और एम्पलीफाई कर देता है. नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप विद मॉनसून एज वेल. हम करंटली क्या देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इवन मॉनसून का जो पैटर्न है वो भी काफी ज्यादा इरेक्टिक होता जा रहा है. कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन भी आती है कि साउथ वेस्ट मॉनसून और आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक एरिया को इकट्ठा इन्फ्लुएंस करती हैं और इनके बीच में इंटरैक्शंस काफी ज्यादा होती हैं विच लीड्स टू इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का होना और साउथ वेस्ट मॉनसून का और इनका आपस में इंटरप्ले करके इस तरह के वेदर पैटर्न्स को बनाना, इतना एटमॉस्फेयर को इनस्टेबल कर देना कि जहां पे इंटेंस और हेवी रेनफॉल आपको मिले. And next important reason is deforestation and unplanned urbanization. देखो यहां पे रेनफॉल हो रही है, ठीक है, पर क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज ना वल्नरेबिलिटी को और इंक्रीज कर रही है. जब हम एक एरिया से फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अब जो रेनफॉल का इंटरसेप्शन था वो रिड्यूस हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन जो नेचुरली होनी थी वो डिक्रीज हो जाती हैं और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी जो स्लोप्स हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाती हैं. एंड देन व्हेन देयर इज एन अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन तो वो जो नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स हैं हम कई बार उनको ब्लॉक कर देते हैं. हालांकि इन एक्टिविटीज से डायरेक्टली क्लाउड बर्स्ट इनिशिएट नहीं होता, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की वजह से होने वाला डैमेज जो है उसे ये काफी ज्यादा बढ़ा देता है.
देन देर इज ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ इम्पर्वियस सर्फेस। अब क्या हो रहा है कि कहां पर तो नेचुरल सर्फेस है, रेनफॉल अगर होगी तो वाटर क्या कर जाएगा, पर्कुलेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। लेकिन अब हम माउंटेनियस एरियाज में रोड्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, पार्किंग एरियाज बना रहे हैं, बेसिकली कंक्रीट स्ट्रक्चर की लेयर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में अच्छे से इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता, एंड रादर दैट वाटर फ्लोज रैपिडली डाउन द हिल, जिससे हमें फ्लैश फ्लड्स, स्लोप के फेलियर्स देखने के लिए मिलते हैं। सो दिस इज वाई जो आपकी अर्बनाइज्ड हिल स्टेशन है ना, वहां पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ड्यूरिंग इंटेंस रेनफॉल। एंड अनदर थिंग इज द मॉनिटरिंग। आजकल क्या है कि देयर इज एन इंक्रीज इन ऑब्जर्वेशन। पहले हम इतना ऑब्जर्व नहीं करते थे, अब हमारे पास मॉडर्न डॉपलर वेदर रडार्स हैं, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग है दैट कैन डिटेक्ट द लोकलाइज इवेंट्स, जो शायद पहले उतना नोटिस नहीं होता था। अब रडार्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग की वजह से हम बेटर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बेटर इन इवेंट्स को नोट कर पा रहे हैं। So these are the reasons that you should first know before we can write a good answer to this particular question. ठीक हो गया। अब देखते हैं कि अगर हमें ये क्वेश्चन आया है तो इसे हमें किस तरीके से आंसर करना था। अगेन वी हैव टू डिमांड्स। सबसे पहले हमें इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है और दूसरे पार्ट में वी हैव टू एनालाइज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन माउंटेनियस रीजन। सो वी ऑलवेज से कि क्वेश्चंस को हमें स्ट्रक्चर कैसे करना है, देयर हैज टू बी अ गुड इंट्रोडक्शन। देन जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो आप अपनी बॉडी में एड्रेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दो डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है फिनोमिना और दूसरी डिमांड है द रीजन फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इन दोनों डिमांड्स को आंसर करते हुए देन वी विल प्रोवाइड अ गुड कंक्लूजन। तो आफ्टर द एंटायर डिस्कशन दैट वी हैड, अब आप मुझे बताएं कि आप क्लाउड बर्स्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। Now, the basic and fail-proof introduction is if you define what is cloudburst. Cloudburst event होता क्या है, पहले आपको इसे define करना होगा, where you have to say that this is an extreme localized rainfall event that results in flash floods, landslide, debris, and severe geomorphic changes. It happens particularly in mountainous areas, जहाँ पे steep slope हो, which amplifies its impact. एक जनरल डेफिनेशन जिससे क्या बता पा रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट बेसिकली किस तरह का फिनोमेना है। देन लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी। बॉडी में सबसे पहले हमें इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना होगा। फिनोमेना एक्सप्लेन करते हुए जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जहां पे हम कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट इज अ सडन एक्सट्रीम इंटेंस रेनफॉल एक्सीडिंग 100 mm per hour over a small geographical area which is generally 20 to 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ये डेफिनेशन आप जरूर लिखेंगे। दिस इज द साइंटिफिक डेफिनेशन जिससे कि हम हेवी रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट के पैटर्न को डिफरेंशिएट करते हैं। So when it comes to the formation process, you will talk about the orographic uplift. यहां पे आपको वैसे ही डायग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको एक माउंटेन बनानी है जहां पे आपने शो करना है कि आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं, उनको ओरोग्राफिक अपलिफ्ट करवाया जा रहा है, कंडेंसेशन हो रही है, रेनफॉल हो रही है। विंडवर्ड साइड यहाँ पे लिखेंगे और रेनफॉल लिखेंगे। इस तरफ आपकी एयर जो है वो ड्राई हो गई है, तो इसीलिए लीवर्ड साइड पे रेनफॉल नहीं होती। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डिपिक्ट। फिर जो क्लाउड्स आपके बन रहे हैं, क्लाउड्स में इतना स्ट्रॉन्ग आपके पास किस तरह के क्लाउड्स बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लाउड्स वुड बी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। कैसे क्लाउड्स बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। और इन क्लाउड्स में काफी स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट जाता है जो कि आपके मॉइस्चर को ग्रेटर हाइट पे पुश करता रहता है। क्लाउड की हाइट इंक्रीज होती रहती है, वाटर ड्रॉपलेट बड़ी होती रहती है। तो ये जो फिनोमिना है इसको भी आपने वहां पे बताना है कि जो मॉइस्चर एयर है वो यहाँ पे राइज करती है माउंटेन स्लोप पे ड्यू टू ओरोग्राफिक अपलिफ्ट। जैसे जैसे एयर राइज करेगी इट कूल्स एंड कंडेंसेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। देन यू विल मेंशन अबाउट स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट। तो पहले ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, cools and condenses, forms cumulonimbus clouds. In strong
अपड्राफ्ट की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लाउड्स में सस्पेंडेड रहती हैं. वंस द ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी फॉर द अपड्राफ्ट टू सपोर्ट, then there would be the fall of this droplets in the form of intense rainfall within a very short duration. So that is how the entire cloud burst is formed. तो यहां से आपको यहाँ पे cloud burst देखने के लिए मिल जाएगा. तो कैसे आता है, how it happens, in diagram से और in point से आप explain कर सकते हैं. Next part is the characteristics. So you'll talk about it. Localized, short-lived, extremely intense. क्या क्या हो सकता है इससे? फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, डेब्रिस का फ्लो, सीवेज जियोमॉर्फिक चेंजेस, एंड देन यू कैन राइट द एग्जांपल्स लाइक केदारनाथ, अमरनाथ केव एंड हिमाचल प्रदेश क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स व्हिच हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट. तो यहां से हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, वे वी हैड टू एक्सप्लेन द क्लाउड बर्स्ट, वो वाला पार्ट यहां पे पूरा होता है. Now comes the second major part where you have to talk about the reasons for increase in frequency of cloudburst in mountainous region. जहां पे सबसे पहले you can talk about climate change. Climate change की वजह से overall आपके एटमॉस्फेयर की जो moisture holding capacity है वो increase हो रही है. जब moisture ज़्यादा hold होगा एटमॉस्फेयर में तो इससे intense rainfall के events जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं. Then Himalayas का rising temperature, इससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं एंड देयरफॉर मेल्टेड ग्लेशियर्स फर्दर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, अनदर रीजन फॉर इंक्रीजिंग क्लाउड बर्स्ट. देन एनहांस्ड ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, हिमालयाज स्टीपेस्ट माउंटेन्स हैं, यंगेस्ट 4 माउंटेन्स हैं, यहाँ पे भर भर के आपकी जो एयर है वो राइज करती है एंड इसीलिए इंटेंस रेनफॉल क्लाउड बर्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे काफी कॉमनली मिलती है. मॉनसून सर्कुलेशन चेंज हो रही है. अक्सर हम देखते हैं देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड साउथ वेस्ट मॉनसून, जिससे कि एटमॉस्फेयर फर्दर इनस्टेबल हो जाता है और एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं. डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इसके इम्पैक्ट्स को और सिवियर कर देते हैं. एक्सपेंशन ऑफ इम्पर्वियस सर्विसेज, जिससे कि जो इंटेंस रेनफॉल आती है वो ग्राउंड में इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाती, हेंस हमारे पास फ्लैश फ्लड, स्लोप फेलियर, लैंडस्लाइड्स, ये सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट कि आज के टाइम पे हमारे पास मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है. बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग मे बी वी आर नोटिसिंग, वी आर ऑब्जर्विंग द क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स मच मोर नाउ एज वी डिड इन द पास्ट. राइट, सो दीज आर द रीजंस. अब कंक्लूड करेंगे. अब देखिए, आपने बेसिक ज्योग्राफी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक के रीजंस को यहां पे डाल दिया, जिससे कि हम करंट क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना को समझ रहे हैं. तो वी कैन राइट अ कंक्लूजन where we can see that there is an increasing occurrence of cloud burst in mountainous region. This shows the combined influence of climate change and the fragile Himalayan topography, changing atmospheric circulation and unsustainable developmental practice. जितनी बात आपने ऊपर की उन सारी ही बातों को आपने एक लाइन में यहाँ पे सम कर दिया कि अकरेंस जो है वो बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज है, हिमालय की टोपोग्राफी फ्रेजाइल है, क्लाइमेट सर्कुलेशन चेंज हो रही है और हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं. तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए आपकी कंक्लूजन में? सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट माउंटेन प्लानिंग. We need to restore our ecosystem and we need to develop an early warning system and while following sustainable development, ताकि cloud burst events की वजह से जो हमारे पास जिससे रिलेटेड डिजास्टर्स आते हैं उनसे हम मिटिगेट कर सकें, उनके इम्पैक्ट को हम यहाँ पे कम कर सकें. तो ये कंक्लूजन शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात यहाँ की है उसे समराइज करना एंड ऑल्सो एक आउटलुक देना, एक वे फॉरवर्ड देना कि ये प्रॉब्लम हमारे पास है, ये चैलेंज हमारे पास है और इस चैलेंज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन. तो इससे आपका जो आंसर है वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड होता है, एक फॉरवर्ड लुकिंग वे से एंड होता है. Right? So that's how we can structure this particular question which was asked in your exam. Thank you.